नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक बहुत ही पावरफुल कविता में उतरने वाले हैं जिसे लिखा है मशहूर अफ्रीकी कवि डेविड रुबादरी ने, और इसका नाम है येट अनदर सॉन्ग। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं ना। जरा सोचिए, क्या होता है जब आज़ादी की लड़ाई तो जीत ली जाती है, लेकिन वो जीत जीत जैसी लगती ही नहीं, बल्कि एक और हार जैसी महसूस होती है। बस यही यही वो गहरा सवाल है जिसे रुबादीरी अपनी इस कविता में उठाते हैं। ठीक है, तो आज हम इस कविता को कैसे समझेंगे? ये रहा हमारा रोड मैप। सबसे पहले हम कवि और उनके समय के बारे में जानेंगे। फिर हम कविता के पहले गीत की बात करेंगे, जो आग से भरा है। उसके बाद हम दूसरे गीत पर आएंगे, जो थकान से भरा है। फिर देखेंगे कि वादे और हकीकत में क्या अंतर था। हम कविता की भाषा को भी समझेंगे और आखिर में बात करेंगे कि ये कविता आज भी इतनी रेलेवेंट क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। देखिए, किसी भी कविता को पूरी तरह से समझने के लिए ना, हमें उसके कवि और उस दौर को समझना बहुत ज़रूरी होता है जिसमें वो लिखी गई थी। अब डेविड रुबादरी के बारे में ये जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अब देखिए, वो सिर्फ एक कवि नहीं थे जो दूर बैठ के लिख रहे थे। अरे वो तो खुद इस कहानी का हिस्सा थे। उन्होंने इस पॉलिटिकल बिट्रेयल, इस राजनीतिक धोखे को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया था। सोचिए, मलावी के पहले यूएन एम्बेसडर, उन्होंने अपने ही राष्ट्रपति के तानाशाही रवैये को देखा और उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हुए 1965 में इस्तीफा दे दिया, और इसी वजह से उन्हें सालों तक देश से बाहर एग्जाइल में रहना पड़ा। तो जब वो लिखते हैं तो वो सिर्फ कविता नहीं, अपना दर्द लिख रहे होते हैं। ओके, अब ये जो टर्म है ना, पोस्ट कलोनियल डिसल्यूजनमेंट, ये इस पूरी कविता की चाबी है। और हाँ, आपके एग्जाम्स के लिए तो ये एब्सोल्युटली क्रूशल है। इसका सीधा सा मतलब है वो गहरी निराशा, वो हार्ट ब्रेक जो आज़ादी मिलने के बाद होता है, जब लगता है कि अंग्रेज तो चले गए, पर अब हमारे अपने ही लोग हम पर जुल्म कर रहे हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे आप एक लंबी अंधेरी रात के खत्म होने का इंतजार कर रहे हो, और जब सुबह हो तो पता चले कि सूरज निकला ही नहीं, बस अंधेरा बना रहा। चलिए अब कविता के अंदर चलते हैं। इसका जो पहला हिस्सा है, जो पहला गीत है, वो उम्मीद और आग की याद से शुरू होता है। कविता की शुरुआत होती है इन लाइनों से। यहाँ कवि उस समय को याद कर रहे हैं जब कलोनियल रूल यानी गुलामी का राज खत्म हो रहा था। वो इसे कलोनियल डस्क कहते हैं, यानी गुलामी की ढलती शाम। और उस शाम में उन्होंने क्या गाया? एक सॉन्ग ऑफ फायर, एक आग का गीत। तो ये आग का गीत क्या है? ये सिर्फ एक गीत नहीं है, ये एक पावरफुल मेटाफोर है। ये प्रतीक है उस एनर्जी का, उस गुस्से का और उस जलती हुई उम्मीद का जो आज़ादी की लड़ाई के लिए चाहिए थी। ये क्रांति की आवाज़ थी। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अचानक से कविता का पूरा मूड, पूरा टोन बदल जाता है। वो आग जैसे बुझ सी गई है और उसकी जगह ले ली है एक भारी बोझ ने। और फिर वो कहते हैं, येट अनदर सॉन्ग आई हैव टू सिंग। इन शब्दों पर जरा गौर कीजिए। येट अनदर मतलब एक और, ये सिलसिला रुका नहीं है। और आई हैव टू मतलब मुझे गाना पड़ता है। वो गाना चाहते नहीं है, पर ये उनकी मजबूरी बन गई है। ये एक दुखद जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर की पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि कवि अब थक चुका है, वियरी है। और ये थकान क्यों है? क्योंकि लड़ाई खत्म नहीं हुई, बस उसका रूप बदल गया है। अब लड़ाई किसी बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि अपने ही लोगों से है, अपने ही नेताओं से, जिन्होंने आज़ादी के उस वादे को तोड़ दिया। और ये लड़ाई शायद पहले वाले से भी ज्यादा मुश्किल है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये पूरी कविता असल में दो गीतों के कॉन्ट्रास्ट पर, उनके बीच के फर्क पर टिकी हुई है। ये दो गीत दो अलग अलग दौर की कहानी कहते हैं। इस कंपैरिजन को देखिए, ये सब कुछ साफ कर देता है। एक तरफ है सॉन्ग ऑफ फायर, जो आज़ादी का वादा था, उम्मीद और पैशन से भरा हुआ। और दूसरी तरफ है येट अनदर सॉन्ग, जो कि हकीकत है, थकान और मजबूरी से भरी हुई। पहला गीत था कॉलोनाइजर्स के खिलाफ एक क्रांति, तो दूसरा है अपने ही डिक्टेटर्स के खिलाफ एक प्रोटेस्ट। एक आज़ादी का गीत तो दूसरा धोखे का। फर्क बिल्कुल साफ है। ओके, तो अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। चलिए देखते हैं कि रुबादरी ने अपनी बात को इतना पावरफुल बनाने के लिए कौन-कौन से लिटरेरी टूल्स यानी साहित्यिक तरीकों का इस्तेमाल किया। यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा। इस टेबल में सब कुछ नीटली समराइज्ड है। देखिए, पहला है मेटाफर। सॉन्ग ऑफ फायर, जैसा हमने बात की, ये क्रांति की भावना का प्रतीक है। फिर है कॉलोनियल डस्क, ये भी एक मेटाफर है जो एक युग के अंत को दिखाता है। और फिर आता है टोन। जब वो कहते हैं येट अनदर सॉन्ग, तो इससे एक बहुत ही थका हुआ, रिजाइन सा मूड बनता है। ये तीनों चीजें, मेटाफर्स और टोन, कविता की जान है। तो इस कविता से हम कौन-कौन से बड़े आइडियाज या थीम्स निकाल सकते हैं? सबसे पहला,
जाहिर है, पोस्ट कॉलोनियल डिसइल्यूजनमेंट, आज़ादी के बाद की निराशा। दूसरा, एक कवि का बोझ जो समाज की कॉन्शियंस यानी अंतरात्मा की आवाज़ बनता है। तीसरा थीम है एग्जाइल एंड एलियनेशन, देश से बाहर और अपनों से दूर होने का दर्द जो रुबादिरी ने खुद झेला था। और चौथा, ये डरावना आइडिया कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, कि जुल्म का चक्र बस घूमता रहता है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। ये कविता इतने साल पहले लिखी गई थी, हम इसे आज भी क्यों पढ़ रहे हैं? इसकी एंड्योरिंग मैसेज, इसका स्थायी संदेश क्या है? ये कविता एंड्योरिंग है क्योंकि ये एक साइकिल की बात करती है, एक चक्र जो बार बार दोहराया जाता है। ये साइकिल ऑफ बिट्रेयल। देखिए, ये 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले आती है होप, उम्मीद कि अब सब ठीक हो जाएगा। फिर होता है बिट्रेयल, धोखा, जब अपने ही लोग सत्ता में आकर जुल्म करते हैं। और आखिर में बचता है लैमेंट यानी विलाप, कवि की मजबूरी कि उसे फिर से एक दुख भरा गीत गाना पड़ रहा है। उम्मीद, धोखा और विलाप, ये चक्र चलता रहता है। और यही बात इस कविता को टाइमलेस बना देती है। ये कहानी सिर्फ मलावी की नहीं है ना? ये एक यूनिवर्सल वार्निंग है। ये हमें बताती है कि पावर कैसे करप्ट कर सकती है और न्याय के लिए जो लड़ाई है वो कभी सच में खत्म नहीं होती, वो बस अपना रूप बदलती रहती है। तो मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। जरा सोचिए, आज हमारी दुनिया में आग के गीत कौन लोग गा रहे हैं? और क्या ये मुमकिन है कि कल उन्हें भी एक नया, थका हुआ, दुख भरा गीत गाने पर मजबूर होना पड़े? तो ये था डेविड रुबादिरी की कविता येट अनदर सॉन्ग का एनालिसिस। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही और लिटरेरी एनालिसिस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।